तो सभी को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम प्लांट किंगडम को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को फिनिश किया। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पहले के 3 किंगडम पढ़ लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। हमने प्लांटी और एनिमेलिया सिर्फ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। इनको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो आज हम प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। तो ये प्लांट किंगडम के बारे में हमने बेसिक्स तो पढ़ लिए थे कि प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोट्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, और मेन प्रॉपर्टी इनका क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो अब हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले ज़माने से ही हम चीज़ों को अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन में बांट रहे थे, लेकिन हम जब प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो अर्लीस्ट मतलब एकदम पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे होता था। तो ज़्यादातर अर्ली के क्लासिफिकेशन सिर्फ थोड़े कुछ 1-2 कैरेक्टर्स के ऊपर ही थे। तो वो क्या थे, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो बाहरी जो हमें एक चीज़ दिखने में आती है वैसे ही हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हमने क्लासिफाई कर दिया। मतलब हम जनरली उसके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक से ही हम उसको अलग अलग क्या बोलते हैं डिविजन्स में बांट देते थे। तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या आ सकते हैं, पौधा कितना शेप कैसा है, उसका हाइट कैसा है, कलर कैसा है, ये सब बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी हम स्टडी करके हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में भाग कर देते थे। और ये जो हम बात कर रहे हैं, जो उनके कलर, शेप ऑफ लीव्स या साइज, नंबर, ये सब क्या, ये एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो ये एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो इसी सिस्टम को पहली बार किसने अच्छे से दिया था, तो लीनियस ने जो ये सिस्टम दिया था वो मेनली एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पर डिपेंड था, जो उनका मेल स्ट्रक्चर है। तो इन पर डिपेंड करके लीनियस ने अपना सिस्टम को क्लासिफाई किया था। लेकिन वो सिस्टम तो अभी सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड है, तो उसको हमने आर्टिफिशियल सिस्टम कहा। क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिस्टम था तो उसमें कुछ तो कमी रही होगी। तो उसमें क्या कमी थी कि इसने सबसे पहले ये कुछ कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड था, तो इसने क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ को भी एक अलग अलग किंग डिविजन्स में रख दिया होगा। तो ये पहला डिमेरिट था। बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट था कि इन्होंने दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स को इसने इक्वल वेटेज दिया। मतलब इन दोनों ने इन कैरेक्टर्स को सेम महत्व दिया, जो कि हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब एक फ्लावर, टिपिकल फ्लावर का डायग्राम आप देख लीजिए। तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा फ्लावर का। तो ये जो हम बाहर के यहाँ कैलिक्स होगा और ये कोरोला होगा, ये दोनों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है। क्योंकि मेनली ये कैलिक्स और कोरोला कवरिंग का काम करते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है ये बाहर के हैबिटेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि अगर यहाँ धूप पड़े, रोशनी आए, बारिश आए तो ये इफेक्ट होंगे। लेकिन जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है गाइनोसियम और एंड्रोसियम, वो प्लांट के फूल के अंदर होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं। तो ये हाईली कंजर्वेटिव है, ये बहुत हाईली प्रोटेक्ट है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इसी वजह से ये कैरेक्टर्स जनरली एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से हम इन दोनों को इक्वल वेटेज नहीं देख सकते, क्योंकि वेजिटेटिव मतलब बाहरी कैरेक्टर्स बदल भी सकते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो एक ऑर्गेनिज्म में सेम रहेंगे। तो अभी इन कमियों की वजह से हमने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जो था आर्टिफिशियल के बाद हमने कहाँ पर आए, नेचुरल क्लासिफिकेशन में।
नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, हमने ये बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को तो कंसिडर किया, लेकिन उसके साथ हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटीज़, मतलब दोनों में क्या समानताएं है वो देखा, प्लस एक बहुत बड़े तरीके के अलग अलग फीचर्स को हमने कंसिडर किया। उन फीचर्स में क्या क्या आ जाया था, एनाटॉमी आ जाती है एक पौधे की, क्या बोलते हैं अभी फाइटोकेमिस्ट्री आ जाती है, फाइटोकेमिस्ट्री के साथ अलग अलग साइटोलॉजी या वगैरह ये सब स्टडीज़ भी हो जाती है, एम्ब्रियोलॉजी। तो ये सब को हमने कंसिडर किया, तो इससे हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। ये दिया किया किसने था, बेंथम एंड हुकर। ये दो साइंटिस्ट के नाम है बेंथम एंड हुकर। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है, एक इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में, कि हम एक ऑर्गेनिज्म पुराने ऑर्गेनिज्म से कितने लिंक्ड है, हम दोनों में कितने डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ है, उस पर हमने स्टडी किया। तो इसके वजह से हमने ये ढूंढा कि एक पुराने एकदम प्राचीन ऑर्गेनिज्म से दो ब्रांचेस डिवाइड हो गई, तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बनाई। दोनों ऑर्गेनिज्म भले ही देखने में अलग हो लेकिन आपस में बहुत रिलेटेड है। जैसे इंसान भी तो चिंपांजी दोनों के सेम ही एंसेस्टर्स थे, तो वैसे ही वो एंसेस्टर्स स्प्लिट होकर दो अलग ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो वैसे तरीका का क्लासिफिकेशन हम फाइलोजेनेटिक में करते हैं। फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इस सिस्टम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम, ये बहुत मॉडर्न तरीका है, इसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं और हम सब कैरेक्टर्स को अलग अलग टैग दे देते हैं इसमें, और हम एक साथ पूरे सभी कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। और ईच कैरेक्टर्स से हम उसको कंप्यूटर्स में प्रोसेस करते हैं और नंबर और कोड्स के द्वारा हम इसको चलाते हैं। इसकी वजह से हम एक बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करके हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कर सकते हैं। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, कोई मैनुअली नहीं है इसमें, तो ये एक ही समय पर बहुत कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकता है। तो इनमें और दो तरीके के आते हैं न्यूमेरिकल में, दो भाग, जो साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। साइटोटैक्सोनॉमी सेल के बेसिकली स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है, जैसे उनके क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी में एक प्लांट के केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन एक प्लांट का, उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम जनरली हम न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। तो इतना हो गया हमारा प्लांट किंगडम का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं, वो है एल्गी। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है एल्गी। तो अभी जनरली प्लांट्स को हम 5 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो ये किंगडम प्लेंटी के 5 अलग अलग क्लास में क्या आता है, पहला एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें हमारा पहला जो डिवीज़न है, इसमें हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी क्या होता है, एल्गी भी क्लोरोफिल बियरिंग है, प्लांट किंगडम में आता है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म, थैलॉइड शेप, थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है ये एल्गी का स्ट्रक्चर। तो एक छोटे से क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत अलग अलग तरीके के एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं या मॉइस्ट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट हो। आप एल्गी को तो हर जगह देखते हैं, जहाँ थोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है एल्गी ग्रो कर जाते हैं। तो ये थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल तो होता ही है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। फिर एल्गी का भी जो साइज और फॉर्म में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। अभी एनसीईआरटी में डायग्राम भी है वॉलबॉक्स का, वो कॉलोनी के रूप में रहता है। लेकिन अभी स्पाइरोगाइरा जो एल्गी है वो बहुत फिलामेंटस फॉर्म है, जो बहुत लंबे ऑर्गेनिजम्स
हो जाते हैं। फिर कुछ कुछ मेराइन जो फॉर्म होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडीज बना देते हैं, जैसे कैल्प्स जो 100 मीटर से भी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे एल्गी के बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अब हम एल्गी भी अभी तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है। एक एल्गी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन शो करता है। वेजिटेटिव तो मेनली एल्गी अभी फ्रेगमेंटेशन शो करता है। एल्गी का मेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर अभी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स होते हैं, जिनमें मोस्टली जूस्पोर होता है। तो जूस्पोर के बारे में यहाँ बात कर दी। जूस्पोर को आपको पता ही है, ये एक मोटाइल स्पोर होता है जिसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, जो हमने फंजाई में भी पढ़ा था। तो इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी 3 अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनते हैं, आइसो, एनाइसो, ऊगेमस, जो हमने लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगाई में भी डिस्कस किया था। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगेमस। अब आइसोगैमस मतलब दोनों गैमेट्स सेम, एकदम स्ट्रक्चरली सेम। तो ये किस में पाया जाता है? ये 2 ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, या तो यूलोट्रिक्स या स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या केस आता है? जो यूलोट्रिक्स, स्पेलिंग गलत हो गया, यूलोट्रिक्स का और स्पाइरोगाइरा। यूलोट्रिक्स का जो आइसोगेमिट्स है उनमें क्या होता है? फ्लैजेला मौजूद होता है। लेकिन स्पाइरोगाइरा का जो आइसोगेमिट्स है उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। फ्लैजेलेटेड आइसोगेमिट्स आर फाउंड इन या नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमिट्स आर फाउंड इन। तो फ्लैजेलेटेड यूलोट्रिक्स में होते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड जिनमें फ्लैजेला नहीं होता वो स्पाइरोगाइरा में होता है। एनाइसोगेमस मतलब दोनों के साइज अलग अलग, फीमेल और मेल गेमिट्स। ये कहाँ पाया जाता है? ये यूडोरिना में पाया जाता है। तो स्पेलिंग क्या है? यूडोरिना। अब ऊगेमस मतलब हमने अभी बोला था, फीमेल गैमिट्स जो होते हैं, ह्यूमन जैसा केस है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट्स और स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट्स, इसको कहते हैं ऊगेमस मोटर ये गैमिट्स। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? वोल्बॉक्स और फ्यूकस। वोल्बॉक्स एक ग्रीन एल्गी, फ्यूकस ब्राउन एल्गी। तो अभी कुछ एल्गी के इम्पोर्टेंट यूज़ भी आते हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। तो एल्गी के ऐसे तो बहुत सारे यूज़ हैं। दुनिया में लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड को यही फोटोसिंथेसिस करके फिक्स करते हैं। तो 50% CO2 फिक्सेशन ये शो करते हैं वर्ल्ड का। फिर इनमें ये क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं तो ये बहुत इनमें एनर्जी रिच होते हैं ये। तो ये जनरली प्रोड्यूसर्स के रूप में होते हैं जो एक्वाटिक हैबिटेट पे ये पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक हैबिटेट, जिसकी वजह से एक्वाटिक हैबिटेट चलता है। फिर और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऐसे 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी है जिनको हम फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उनमें 3 एग्जांपल्स आ जाते हैं। सबसे पहले पोर्फाइरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम। ये 3 एल्गी उन 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी में आते हैं जो फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ मेराइन ब्राउन एल्गी क्या रिलीज़ करते हैं? मेराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, मेराइन रेड एल्गी, ये दोनों मिलके सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनको हम हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। ये हाइड्रोकोलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जिनका बहुत अलग अलग जगह में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है हाइड्रोकोलोइड्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एल्गिड। और रेड एल्गी से जो हमें हाइड्रोकोलोइड्स मिलता है उसको हम बोलते हैं केराजिन। तो ये 2 तरीके के हाइड्रोकोलोइड्स हमें मिलते हैं। अब फिर हम अगार अगार फिर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सब्सटेंस है जिसको हम 2 रेड एल्गी से लेते हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इन दोनों रेड एल्गी से हम अगार अगार लेते हैं जो अलग अलग फॉर्मेशन, जेली, आइसक्रीम, इन सब को बनाने में इनका यूज़ होता है।
फिर एक इम्पोर्टेंट एल्गी आता है क्लोरेला। ये ग्रीन एल्गी एक है जिसको हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अमाउंट इसमें बहुत हाई होता है, तो इसकी वजह से इसको स्पेस फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो इसको ले जाते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। तो ये होगी कुछ एल्गी के मेन क्या बोले यूज़फुलनेस। अब एल्गी के 3 अलग अलग डिविज़न्स हैं। तो एल्गी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो एल्गी ग्रीन होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोफिसी। फिर जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसको फियोफाइसी, तो फियोफाइसी। और जो हमारे लास्ट है रेड एल्गी उसको रोडोफाइसी। तो ये 3 एल्गी के डिविज़न्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें ग्रीन कलर क्यों आता है? क्लोरोफिल ए एन प्लस बी होता है इनमें, क्लोरोफिल ए और बी होता है जिसकी वजह से इनमें ग्रीन कलर आता है इनकी क्लोरोप्लास्ट में। तो इनका क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे रेटिकुलेट, कप शेप या वगैरह वगैरह। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जैसे बोलते हैं स्टोरेज बॉडी होता है। उस स्टोरेज बॉडी को हम क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स। तो ये पायरिनॉइड्स एक स्टोरेज बॉडी है जो प्रोटीन और स्टार्च दोनों को ये स्टोर करके रखती है। और इन एल्गी से ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलता है हमें, इनके जो स्टोरेज बॉडीज में होता है। तो इनका जनरली सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल वॉल में इनर लेयर और आउटर लेयर। तो इनर लेयर जो होता है सेलुलोज का होता है इनका। सेल वॉल का जो आउटर लेयर है वो पेक्टोस का होता है। तो इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोस, इनका सेल वॉल ऐसा होता है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनमें फ्रेगमेंटेशन हो गए जो डिस्कस किया, या एसेक्सुअल में इनके अलग अलग जूस्पोर बनते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें तीनों स्पोर बनते हैं, आइसो, एनाइसो, ऊ। तो ये मैं अलग से नहीं लिख रहा। तो इनमें वो सब रिप्रोडक्शन हो रहा है जो हमने डिस्कस किया। इसके एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट हैं। क्लेमाइडोमोनास, ये तो नाम सुना ही होगा आपने। क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोट्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। क्लोरेरा भी आप लिख सकते हैं इसमें। 1 सेकेंड, लाइन सीधी कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो आता है ग्रुप वो होता है फियोफाइसी। और क्लोरोफाइसी हमने लिखा नहीं, ग्रीन एल्गी। ये होते हैं ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी इन्हें कहा क्यों जाता है? इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो ये मेनली आते हैं क्लोरोफिल ए। यहाँ ए सब में मौजूद होगा, ए के बाद यहाँ सी आता है। क्लोरोफिल ए और सी। फिर इनमें कैरोटीनॉइड्स भी आते हैं, कैरोटीनॉइड्स प्लस ज़ैंथोफिल्स भी आते हैं इनमें। तो इतने पिगमेंट्स इनमें होते हैं जिसकी वजह से इनमें कलर आता है। इनका स्पेशल कलर जो ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक इनका कलर होता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है। तो इनमें इन पिगमेंट्स की वजह से जो कलर आता है वो तो हो गया। तो इनमें और एक स्पेशल तरीके का ज़ैंथोफिल पिगमेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन इनमें स्पेशल पिगमेंट आता है जो और स्पेशल कलर देता है इनमें। ब्राउन एल्गी की भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जो एक जो कैल्प्स हमने बात की थी, स्पेशल कैल्प्स जिनका साइज़ 100 मीटर से भी बड़ा होता है, वो इसी में आते हैं। फिर एक्टोकार्पस जैसा फिलामेंटस फॉर्म, बहुत तरीके के ब्राउन एल्गीज पाए जाते हैं। तो इनमें जो फूड स्टोर होता है वो मेनली किस रूप में इनमें फूड स्टोर होता है? इनमें होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। तो फूड इनमें स्टोर होता है किस फॉर्म में? लैमिनेरिन प्लस मैनिटॉल। और हमने इसमें बात नहीं की, क्लोरोफेसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। तो इनमें स्टार्च के रूप में होता है, इनमें लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में होता है। इनमें हमने अभी बात किया ब्राउन एल्गी से कौन सा हाइड्रोकोलाइट्स मिलता है? एल्गिन। तो इनके जो सेल वॉल होते हैं उनके आउटसाइड में एल्गिन का कोटिंग होता है। तो इनमें एल्गिन का कोटिंग होता है इनके सेल वॉल के बाहर में।
अब इनमें जनरली प्लास्टिड्स भी मौजूद रहता है और इनमें स्पेशली स्ट्रक्चर होते हैं होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। तो ये क्या स्ट्रक्चर होते हैं? होल्ड फास्ट मतलब वो स्ट्रक्चर जो इनको किसी सबस्ट्रेटा में ज़मीन से जोड़े रखे, तो ऐसा होल्ड फास्ट होता है, ज़मीन है इससे जोड़ के रखे। फिर स्ट्राइप क्या होता है? वो डंडी जो इससे ओरिजिनेट करे, तो ऐसी स्ट्राइप। फिर अभी जो फ्रंट होता है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जैसा होता है, तो ये फ्रंट हो गया। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी का, ये होल्ड फास्ट, ये स्टाइप और ये फ्रंट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी का। तो एनसीईआरटी में भी डायग्राम्स है ऐसे कुछ। तो फिर इनमें बहुत स्पेशल क्या केस आता है? फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल में इनमें जूस्पोर होगा, लेकिन जो जूस्पोर इनमें होगा वो बाइफ्लैजेलेट होगा, उनमें दो फ्लैजेला मौजूद होगा, तो वो हो गया। तो और वो जूस्पोर पियर शेप होगा, अनार जैसा शेप का। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनमें आइसो एनाइसो ऊ तीनों होता है, लेकिन इनके गैमेट्स पियर शेप होते हैं जैसे इनके जूस्पोर थे। तो इनके गैमेट्स जो पियर शेप के हैं उनको स्पेशली हम क्या बोलते हैं? पायरीफॉर्म गैमेट्स होते हैं इनमें पियर शेप के। तो और इन पायरीफॉर्म में भी दो फ्लैजेला ही होता है जो लेटरल होता है, साइड से निकला हुआ होता है। इनके एग्जांपल्स क्या आते हैं? अभी मैंने एग्जांपल बोला था एक्टोकार्पस, आप केल्प्स को लिख सकते हैं, डिक्टेओटा, आप लेमिनेरिया, फिर सार्गासम और फ्यूकस। तो इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। फिर रेड एल्गी थोड़ा स्पेशल एल्गी है क्योंकि ये जनरली बहुत वार्म वाटर्स में पाए जाने वाले एल्गी है। तो ये रेड एल्गी क्यों कहे जाते हैं? इनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए। अब इसमें बी आया, इसमें सी आया, तो इसमें क्लोरोफिल डी आता है। तो क्लोरोफिल ए और डी है और एक स्पेशल पिगमेंट होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। तो आर फाइकोइरिथ्रिन, तो इसकी वजह से इनमें रेड कलर इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है। ये जनरली वार्म वाटर में पाए जाते हैं और एकदम डेप्थ वाले पानी में पाए जाते हैं। तो ये एकदम बिलो वाटर में पाए जाते हैं जहाँ बहुत कम लाइट पहुँचती है। तो इनका जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें फूड किस रूप में स्टोर होता है? तो फूड स्टोर किस रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्स स्पेशल फॉर्म है स्टार्स का, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है किससे सिमिलर होता है? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडियन स्टार्स का। तो फ्लोरिडियन स्टार्स का एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, उसके फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके भले एसेक्सुअल स्पोर हो या सेक्सुअल स्पोर हो, तो एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं या गैमीट्स बोल सकते हो, वो सभी के सभी नॉन मोटाइल है। इनमें फ्लैजेला इनके लाइफ टाइम में नहीं होता, ये नॉन मोटाइल गैमीट्स या फॉर्म करते हैं। तो इनमें भी आइसो एनाइसो ऊ तीनों नहीं होता है, इनमें सिर्फ ऊ गैमस होता है। तो इनमें ऊ गैमस नॉन मोटाइल रिप्रोडक्शन टाइप का हो जाता है और इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। तो इनमें मेन एग्जांपल्स कौन से आते हैं? पॉलीसिफोनिया, पीछे और एक पोर्फाइरा। फिर हमने डिस्कस किया था अगार अगार में और दो एग्जांपल, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो हमने यहाँ तीनों एल्गी के अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोफेसी, फियोफेसी और रोडोफेसी। तो इसी के साथ हमारा एल्गी भी आज ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर के लिए शायद इतना ही हम रखते हैं। इसमें हमने बेसिक प्लांट किंगडम शुरू किया और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके के उसको डिस्कस किया। फिर हमने प्लांट का पहला ग्रुप एल्गी को उठाया जिसके बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया।
फिर एल्गी के कुछ यूजेस पढ़े, फिर यूज़ के बाद एल्गी के 3 अलग अलग ग्रुप्स क्लोरोफेसी, फियोफेसी और रोडोफेसी के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके जितनों को हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकेंड ग्रुप ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।